राम के साथ ही बनवासी, बीजेपी की नैया लगाएंगे पार, चुनाव का नैरेटिव तैयार, हार्ड हिंदुत्व में आदिवासी कार्ड। लगता है बीजेपी ने देश भर में चुनाव का नया नैरेटिव तैयार कर लिया है। चाहे 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव की बात हो या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की, अभी से ही बीजेपी की रणनीति न सिर्फ समझ आने लगी है बल्कि उसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। ये तस्वीर बीजेपी के अगले मिशन की ओर इशारा करती हैं। जनजातीय गौरव पर पीएम मोदी के बयान भी बहुत कुछ कहते हैं। साथियों, भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। अब बीजेपी के ही राम और बीजेपी के ही वनवासी रणनीति दिखाई दे रही है। तभी तो बरसों बरस गुजर जाने के बाद भी सियासत ने भीलों को महाराणा के बराबर सम्मान देते हुए याद किया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती देश भर में मनाने का ऐलान हुआ। सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि इतने साल कहां थी सियासत, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जाएगा कि देश की आबादी के उस 10% हिस्से पर बीजेपी ने फोकस किया है जो कांग्रेस का वोट बैंक भी माना जाता है। आदिवासियों को गुमराह करने का इनका प्रयास है। ये नाटक है। मुझे पूरा विश्वास है समाज पर कि समाज अंत में सब बात समझ के सच्चाई का साथ देगी। नाम बदलने से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आदिवासी भाइयों का दिमाग बदलेगा नहीं। मध्य प्रदेश में भी सत्ता तक पहुंचने में आदिवासी बहुत जरूरी हैं। 2018 में कांग्रेस को इस वर्ग ने सत्ता तक पहुंचाया था। बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा जोबट की जीत से बीजेपी में उम्मीद जागी है। वो इस वर्ग को साधने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जनजातीय गौरव दिवस हो, हबीबगंज स्टेशन का नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर करना हो या फिर आदिवासियों को सुविधा देने की बात हो, सरकार हर स्तर पर आगे बढ़ रही है। साथ ही आदिवासियों को राम राम कहना भी नहीं भूल रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है राम सियासत का आदिकांड। बीजेपी अपनी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। उसके एजेंडे में अब आदिवासी पहली प्राथमिकता में दिख रहे हैं। तभी तो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का श्रेय वनवासियों को दिया जा रहा है। आजादी की लड़ाई में आदिवासियों के योगदान को याद किया जा रहा है। और तो और मुगलों और हिंदू राजा के बीच हुए युद्ध में आदिवासी के साहस की गाथा सुनाई जा रही। सवाल है, आखिर क्यों? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी रहेंगे मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, 2023-24 के पहले राम की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही, लेकिन अब आदि के साथ अनादि की बात भी हो रही है। और जिनसे राम जी की बात हो रही है उनको आदिवासियों से जोड़कर कहा गया। और ये हम सब जानते हैं कि राम भी एक वनवासी थे, क्योंकि 14 वर्ष उन्होंने वनवास में बिताए। पर अब वनवासी के साथ आदिवासी। प्रभु श्री राम भारत भूमि में सबके रोम रोम में, कण कण में, मन मन में समाये हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के भी कुछ राजनेताओं को छोड़ दें जिनको हिंदू धर्म, ISIS या बोको हरम जैसा लगता है, या कुछ कांग्रेस के राजनेता जो अभी भी मुगल राजनेताओं को महान बताते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। और बाकी यदि कोई सच में यदि हिंदू धर्म और हिंदुत्व को जानता और पहचानता होगा, वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि प्रभु श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और ये सबके सामने सत्य है। ये बात कांग्रेस को शायद हजम नहीं हुई। कांग्रेस के लोग तो सवाल उठाते हैं कि प्रभु श्री राम कहाँ हुए।
राम सेतु को काल्पनिक बनाया, इनकी तरफ से वकील खड़े हुए बाबरी मस्जिद केस में, मस्जिद के समर्थन में। तो ये कांग्रेस के विषय है, लेकिन इस बात को, सच को हमको मानना पड़ेगा कि चाहे प्रभु श्री राम हो और उनके बहुत लंबे कालखंड के बाद वीर योद्धा महाराज, तो हमारे जनजाति बंधु और भगिनियों के योगदान अपरित। जी चलिए मैं लौट जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सच कहा मनोज जी कि यदि उस क्षेत्र में यदि हमारे जनजाति बंधु और भगिनी प्रभु श्री राम को उस समय ये बात अलग है कि प्रभु की लीला है वो, लेकिन वास्तव में जब प्रभु मनुष्य के रूप में धरती पर है, अयोध्या के राजकुमार हैं, तो अयोध्या के राजकुमार से राजा राम और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जो स्वरूप है वो उन्हीं के बीच में। और आप देखिए प्रभु राजा राम चाहते मनोज जी, तो दुनिया भर में जो लोग थे प्रभु श्री राम जिनको आह्वान करते सारे के सारे वीर योद्धा खड़े लेकर आते। वो प्रभु राम जानते थे कि जितनी क्षमताएं और कौशल हमारे जनजाति बंधुओं में उतना शायद किसी में नहीं। इसलिए उन्होंने भी कहा कि मैं यदि एक अपनी जो समूह बनाऊंगा, दल बनाऊंगा, तो वो बनेगा ऐसे लोगों का जो जनजाति क्षेत्र के होंगे। तो ये तो उदाहरण है। नहीं, प्रभु श्री राम तो इस बात को समझ रहे थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को समझ रही? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सर बरसों से इस को लेकर स्पष्ट संवाद करती है। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार की संस्कार संस्कृतियों के साथ छेड़छाड़ कांग्रेस पार्टी के राज्य में, विशेषकर देश में और प्रदेशों में हुई है, वो सच लोगों को सामने ना। आप कौन हबीब थे जिनके नाम पर हबीबगंज स्टेशन था? कोई नहीं जानता। वो कहते थे कोई हबीब तो उन्होंने जमीन दान करी। अरे सारी जमीन तो सरकारी थी, फिर काय की दान करी? अब कोई उनका हबीब का क्या योगदान नहीं पता, हबीबगंज हो गया। अरे रानी कमलापति जो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी, और इसीलिए इतिहास को मनोज जी नष्ट करके दिखाया गया। और जब आप नष्ट करके इतिहास को दिखाते हैं तो इसी प्रकार की स्थिति बनती है कि भोपाल को नवाबों के शहर के रूप में निरूपित कर दिया गया। पता ही नहीं चला कि कब भोपाल नवाबों का शहर हो गया। तो ये बहुत सारे विषय जिन पर काम करने की आवश्यकता है। और हम यानी भारतीय जनता पार्टी का भी ये प्रयास है मनोज जी कि वो जननायक, चाहे वो किसी वर्ग के हो, जनजाति वर्ग के हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग के, किसी वर्ग के हो, जिनकी स्मृतियों को भुला दिया गया, उन प्रतिमानों को पुनर्स्थापित करना है मनोज जी। यही आह्वान जी योगेश यादव जी, स्मृति को याद करना, राम वनवासी थे, वनवासी से फिर आदिवासी से जोड़ देना, क्योंकि जनजाति वर्ग का कार्यक्रम था। आप भी बात करते रहे और बीच में तो हम देखते राम मंदिर के बाद से लगातार राम की बात करते रहे, लेकिन ये एक नई तरह की लाइन है, नई तरह की परिकल्पना है, जिसमें ये तमाम तरह की बातें भी हो रही है, दिखाई भी दे रहा है। और 2018 को याद करते हैं हम, या देश की तमाम आबादी को याद करते हैं, तो फिर लगता है कि वनवासी की जरूरत, आदिवासी की जरूरत बीजेपी को भी है और आपको भी। देखिए मनोज जी, 1,65,00,000 आदिवासियों की याद कब आई? जब उन आदिवासियों ने 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनका वास्तविक चेहरा नजर आ गया। और इन लोगों ने जब सर्वे किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा ये हारे हैं आदिवासी बेल्ट में। तो इन्होंने प्रशासनिक ठेकेदारों को इकट्ठा करके एक ठेका दे दिया कि आप इकट्ठा कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भोपाल में 100 करोड़ का तमाशा किया, वो उन आदिवासी क्षेत्र में जाकर क्यों नहीं किया कार्यक्रम? जिस जगह आवश्यकता है, प्रभु राम से तुलना करते हैं। प्रभु राम ने तो सबरी के झूठे बेर वहां जाकर खाए कि जहां सबरी रहती थी, केवट की नाव वहां पार की, वो आदिवासी क्षेत्रों में। ये यहाँ पर दीवाने खास भोपाल में बैठकर ये काम क्यों करते रहे? और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का तो मूल आधार ही आदिवासी है। फर्क है। प्रभु राम वनवास गए थे तो उन्होंने सबरी के बेर खाए, अब वनवासियों को यहाँ बुला लिया तो उनको भोजन करा दिया। नहीं तो अब आप सुनिए ना, ये तो प्रशासनिक ठेकेदारों की ये भावनात्मक रिश्ता नहीं था। झूठे बेर खाना एक भगवान राम का भावनात्मक रिश्ता था। अब देखिए कांग्रेस का जो मूल तत्व है वो आदिवासी आधार पर है। जमुना देवी, कांतिलाल भूरिया, वसंतराव उइके, दलबीर सिंह, हमारे इसमें 2 डिप्टी सीएम रहे, जमुना देवी, दलबीर सिंह की। तो कांग्रेस का तो जो लीडरशिप रही वो पूरी आदिवासी रही। इन लोगों को लगा कि अब आदिवासी हमसे दूर चला गया, नई लीडरशिप जो आ रही है हमारी, सब आदिवासी जो नए मंत्री बने थे अभी, वो आप देख लीजिए। 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया? जिस दिन यहाँ पर बिरसा मुंडा की कार्यक्रम आयोजित था 15 तारीख को, 14 नवंबर को शिवपुरी में वही एक आदिवासी की हत्या हो जाती है, जिसकी कायमी करने में भी पुलिस कतरा रही थी कि ये बात बड़ी नहीं बन जाए।
और कांग्रेस का यदि चरित्र चाहते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासियों को कितना समझा है, तो नहीं सर, 2006 में आप एक उदाहरण दे रहे हैं, आप एक की बात कर रहे हैं। वो 2.5 लाख लोगों से बात कर ली जैसा उनका दावा है, और 2.5 लाख लोगों से यदि मान ली 2.5 लाख से भी बात नहीं की है, तो वो अपना मैसेज देने में तो कामयाब रहे होंगे। तो इस मैसेज को, इस नब्ज को पकड़ना तो कांग्रेस को भी पड़ेगा। देखिए मनोज जी, एक भावनात्मक रिश्ता अलग होता है। आज हमारी लीडरशिप, चाहे शहडोल हो, झाबुआ हो, चौपट हो, खरगोन हो, वहां पर हमारे लीडर आदिवासियों से एक रिश्ता बनाकर रखे। आपने प्रशासनिक अधिकारियों को ठेकेदार बनाया, सब बसें एकोपाई कर ली, और उसके बाद अरे आप उस क्षेत्र में जाकर तो काम कीजिए, जब आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। आपने भोपाल में एक तमाशा 100 करोड़ का खड़ा कर दिया। मैं 2006 की बात कर रहा हूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने जो वन अधिकार अधिनियम, वन समिति का गठन, वन अधिकार पट्टे जो हम लोगों ने 2006 के हमारे एजेंडा थे, जिसको मध्य प्रदेश की सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। ये मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आरोप लगाता हूं। नारे देना, लच्छेदार भाषण देना। मैं समझूंगा, कहना चाहता हूं, मैं समझूंगा पंकज जी से ये भी समझूंगा और आपकी अन्य बातों का जवाब भी लूंगा। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, ये एक नई पटकथा, हालांकि हमेशा बात होती रही है आदिवासी को लेकर, वनवासी को लेकर, और वनवासी क्षेत्र में तो संघ काम करते ही है, ये कहा ही जाता रहा है। तमाम तरह के वनवासी संगठन जो जुड़े हुए अलग अलग नामों से चलते रहते हैं। पर क्या ये राम के साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जोड़ा आदिवासी को, तो ये एक नई लाइन तैयार करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। ठीक है, बीजेपी का अपना पक्ष हो सकता है, कांग्रेस का अपना, लेकिन क्या ये एक नई तैयारी के साथ बीजेपी है मैदान? जी मनोज जी, बिल्कुल। देखिए मनोज जी, हर पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर्स का ये एथिक्स होता है कि किसी भी तरीके से वोटर्स को अपनी पार्टी की तरफ रिझाना। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि उन्होंने ये देखा, आपको रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए उसमें बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए वहां के आदिवासी को बू करने का पूरा प्रयास किया, और कुछ हद तक वो वहां पर सफल भी हुए। लेकिन इसके उलट अगर देखते हैं कि 2018 के इलेक्शंस में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार तथा 2019 में झारखंड की हार, कहीं ना कहीं इसने बीजेपी को यह बताया है कि जब आदिवासी सीट्स हमारी स्टेट्स में बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सत्ता के किनारे तक जाता है। तो ये चीज देखिए, आप 2003 का अगर वोटर परसेंट देखें मध्य प्रदेश इलेक्शंस का, असेंबली इलेक्शंस का, तो जो ट्राइब वोट है उसका 90% वोट भाजपा को मिला था। उसके बाद वो फिर घटा 60% 2008 में रह गया, और 2013 में फिर बढ़ा 66% पहुंच गया। लेकिन 2018 में एक अलग स्थिति बनी कि भाजपा को केवल 16 सीट्स और कांग्रेस को जयस के सहयोग से 47 में से रेस्ट ऑफ सीट्स मिली, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में आई। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने एक बड़ा आदिवासियों को लेकर एक बड़ा स्टेप लिया है। ये भी आपको चीज बताएं कि भाजपा एक हिंदुत्व वाली पार्टी है और उसकी आइडियोलॉजी कोर हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व ही है। आपको मैं एक चीज दिलाना चाहता हूं कि 2000 के पहले जब प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय कांग्रेस की सरकारें क्यों ज्यादातर बनती थी? उसके पीछे जो आदिवासी जो इलाका है वहां से कांग्रेस को एक लंबी बढ़त मिलती थी। लेकिन भाजपा में एक ऐसा लीडर हुआ जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक अलग जगाई, जिनका नाम था दिलीप सिंह जू देव। उन्होंने जो कन्वर्जन के अगेंस्ट, मिशनरीज के अगेंस्ट जो आवाज उठाई, वहां हिंदुत्व का एजेंडा लागू किया, उससे वहां का जो वोटर है वो आदिवासी वोटर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चला। और 2003 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों स्टेट में बड़ा फायदा मिला। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि ये जो वोट है ट्राइब्स वोट, ये आप प्लीज पूरी बात सुनो जाइए कि जो ट्राइब्स वोट है वो फ्लक्चुएट करना बहुत इजी है, जबकि दूसरे जो ग्रुप्स हैं जैसे अपर कास्ट है या ओबीसीज हैं या एससीज हैं, इनको फ्लक्चुएट करना दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि ये वोट ज्यादातर स्टेबल होता है और ये वोट हाल ही के हाल फ्लक्चुएट हो जाता है, जिसके कारण दोनों पॉलिटिकल पार्टी इन पर पूरा फोकस करती हैं। आपको बताऊं 2018 का जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में कांग्रेस ने
अपने पूरे पुराने परंपरागत वोट को लाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं भाजपा को ये महसूस हुआ कि उनसे आदिवासी वोट बिल्कुल खिसका है। वो तो अगर समझ उसको ही लाया रही है। जा भारतीय सकता है जनता तो पार्टी उन्होंने यही कांग्रेस पर अटैक भी किया। जी, जी। मोदी की नहीं, बीजेपी ये इस बात को तो समझ ही रही, जब ही तो, और बीजेपी ये करती भी है कि जहां से जो कमियां दिखाई देती है, जो चीजें ठीक कर लेना चाहिए, वो समय पे संभल जाती है, और यही होना भी चाहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और मुझे लगा पंकज जी, क्या यही है कि 2018 में जो स्थितियां बनी मध्य प्रदेश में, मनोज जी, लेकिन जी 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 चलिए अपनी बात कर लीजिए पूरी। सत्यप्रकाश जी कुछ कह रहे थे, आप जल्दी से कह दीजिए। जी मनोज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा में यही, हाँ भाजपा में यही तो भाजपा की आगे बढ़ने की पीछे स्ट्रेटजी क्या है, यही तो है कि वो वक्त की नजाकत को समझ के ये बड़ा दिलचस्प है, वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा, बिल्कुल, जिसका फायदा उसको आने वाले वक्त चुनाव में मिलता है। ये कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस चीज की कमी हो रही है। आपको बताएं, अगर कांग्रेस इस चीज को समझने लगे तो उसका जो वोट है जवाब वो दूंगा सर पंकज जी उससे क्यों खिसकता। पंकज जी, वक्त की नजाकत क्या यही कहती है? देखिए मनोज जी, ना ये वक्त की नजाकत जैसा कोई विषय है भारतीय जनता पार्टी के, ना कोई सियासत का विषय है। और आज से नहीं, बरसों से भारतीय जनता पार्टी सरकारों के लिए, संगठन के लिए और हमारे विचार परिवार के लिए, हमारे जनजातीय बंधु भगिनी परिवार का हिस्सा थे, है और रहेंगे। अविभाज्य अंग है वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का। और कांग्रेस जरूर उनको वोट बैंक के नाते देखती होगी, तो इसलिए वो अलग प्रकार की बातें करती होगी। कांग्रेस की सोच है, पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा है। और हम उन जनजातीय बंधुओं के उत्थान के लिए भिन्न भिन्न प्रयास करते हैं, अलग संगठन के स्तर पर, अलग सरकार के स्तर पर अलग। और प्रयास क्या है मनोज जी, जो श्रेष्ठ कार्य किए उनको सर्वश्रेष्ठ बनाए। अभी योगेश जी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अरे पैसा एक्ट के प्रावधान लागू किए, 1996 पैसा एक्ट लाए थे दिलीप सिंह भुजा कमेटी का। 2003 तक मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, कोई तो नहीं किया दिग्विजय सिंह जी ने। पैसा एक्ट के 11 प्रावधान और 4 शेष प्रावधान। अब ग्राम सभा सशक्त है, जनजाति बंधु भगिनी तय करेंगे कि उनके वहाँ राजस्व के विषय, वन के विषय, विकास की योजनाएं, अनुमति कौन तय करेगा। मध्य प्रदेश और देश में पहले कांग्रेस के राज में 9 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, वनोपज की बात कर रहा हूँ, अब 90 वनोपज फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। घर घर हमारे क्षेत्र में जनजाति बंधुओं को घर घर राशन की योजना कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ करी है। जनजाति क्षेत्र के बंधु भगिनियों के उपचार की व्यवस्था, सिकिल श्रेणी में जो बहुत बड़ा विषय है, उसको लेकर कल एक नई योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है। और हम तो कोशिशें कर रहे हैं कि उनके घर घर राशन पहुंचे और रोजगार मिले। पढ़ाई के लिए भी उसको विदेश पढ़ने जाना है, उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ने जाना है, IIT IIM में पढ़ना है, जहां पढ़ने के लिए जाना है, सरकार काम कर रही है। 8-9 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने की योजना है। जो विद्यार्थी जो प्राथमिक और स्कूल के स्तर पर है, 20 से 25 हजार रुपए प्रति वर्ष उनके ऊपर खर्च किए जाते हैं। ये योजना सरकार की है। और इसीलिए हमारे लिए वो जनजाति बंधु भगिनी वोट बैंक नहीं है। पहला मंत्रालय देश का जनजाति विभाग का आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। महू में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि पर कोई प्रधानमंत्री जी के रूप में आए तो नरेंद्र मोदी जी आए। और देश में जनजाति गौरव दिवस राज्यव्यापी स्तर पर किसने पालन किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी, फिर कहाँ वो आदिवासी आपसे थोड़ा सा छिटक गया 2018 में, जिसके कारण चर्चा भी चल रही है, उसकी बार बार कांग्रेस भी कहती है और वो दिखाई भी देता है। लेकिन अब आपको लगता भी है ये चीज, और मैं कहूंगा कि राजनीतिक पार्टी इन सब चीजों पर विचार करना भी चाहिए। तो क्या ये छिटका हुआ जो आपका वोटर है उसको नजदीक लाने की बात? मैंने आपसे यही कहा मनोज जी, ये दूरियां तो कभी थी ही नहीं। जब दूरियां नहीं थी तो नजदीकों का विषय नहीं है, ये सतत प्रयास है। आप जनसंघ की बात कर लीजिए और 1980 से भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए। आप देखिए, आपने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारा विचार परिवार एक अभियान है। और ये जिस प्रकार कहा जाता है कि हिंदू, अरे जनजाति बंधुओं से बड़ा सनातनी हिंदुत्व का रखवाला कौन है? आज से नहीं, प्रभु श्री राम के जमाने से, महाराणा प्रताप के जमाने से, भगवान बिरसा मुंडा कौन से धर्म के थे, भीमा नायक कौन से धर्म के थे, टांटे मामा कौन से धर्म के थे, रानी दुर्गावती कौन से धर्म की थी, रानी कमलापति कौन से धर्म की थी? अरे सब हिंदू तो धर्म के लोग हैं। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है मनोज जी, फूट डालो राज करो, बांट कर सत्ता हथियाने का जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ये चलिए, ये महत्वपूर्ण बात है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि फूट डालो राज करो, और ये कल बात से झलका भी है, मोदी जी की बात से भी ये झलका है। मुगलों को महान मान रहे सर, आज भी मुगलों को महान मान रही है। इनके लिए राणा प्रताप महान नहीं है, इनके लिए मुगल महान। तो ऐसी महानता इनको मुबारक हो। योगेश जी मोदी विषय से ही भटक जाते हैं, वो क्या बोलने लगे। आप आवाज सुन पा रहे? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जी। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में आदिवासी मंत्रणा परिषद का गठन आज तक क्यों नहीं किया गया?
जबकि भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था लागू है। इसकी व्यवस्था भारत के संविधान में लागू है। जी चलिए, मुझे लग रहा है आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप बोलिएगा। हाँ, भारत में संविधान में इसकी व्यवस्था लागू है। शिवपुरी में हत्या हुई, नेमावर में एक पूरे आदिवासी परिवार की हत्या हुई, डबरा में, बालाघाट में, खरगोन में, और महू की बात कर रहे हैं। ये मैं महू का बता रहा हूँ कि प्यार सिंह नेनामा हत्याकांड में कौन लोग सक्रिय थे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस ने, लेकिन सर इसके बाद तो हो गया ना। अब आप देखिए, आप ये सब मुद्दे, वो लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो नब्ज को पकड़ रहे हैं। आप, मैं नहीं कहूंगा कि जो हुआ है उस पर आपका हक बनता है, विपक्ष में आप है, लेकिन कहीं ना कहीं नब्ज तो आपको भी पकड़ना पड़ेगा। वो जोबट जीत कर आ गए, आप जोबट हार गए। नहीं, देखिए, जोबट जीत कर आए तो वो तो कांग्रेस की आयाती थे, वो मूल रूप से तो कांग्रेस ने ही भेजा। कांग्रेस के ही जो था वो उन्होंने तैयार किया, कांग्रेस की मूल रूप से। जी हेलो जी, कहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जब 89 विकास खंडों में 1-1 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी कि धूमधाम से आदिवासी अपने ही क्षेत्र में कार्यक्रम बना सके, तो इन लोगों ने उस कार्यक्रम का कुठाराघात करके उसको क्यों रोका? और 23 करोड़ रुपया परिवहन खाने में खर्चा किया। कुल 100 करोड़ रुपए का तमाशा माननीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ खुश करने के लिए और अपनी निष्ठा और अपने अंक बढ़ाने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने ये खर्चा किया, जबकि मध्य प्रदेश अभी 2.5 लाख करोड़ में कर्जदार है। और इसके बाद ये कांग्रेस के लिए मुगल महान के देखिए, ये मुगल की बात कहाँ से आ गई? अरे क्यों नहीं आएगी? आज आपके लोग बात कर रहे हैं मुगल महान, तो आपके लिए कौन महान है? राणा प्रताप महान के, आदिवासी के विकास, राणा प्रताप महान के मुगल महान, के विकास, रानी कमलापति महान के मुगल महान, रानी दुर्गावती महान के मुगल महान। ये उत्तर देना पड़ेगा योगेश जी। ये बांटने की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, शर्म आना चाहिए आपको। आपने भूटानों बांटों की राजनीति करी है, अंग्रेजों के जो अंश है वो गए नहीं आपके पास से। आप उत्तर दीजिए योगेश जी, बात फैसला होना चाहिए। मनोज जी, फैसला होना चाहिए, महान कौन है? कांग्रेस कहती है मुगल महान जी, हम कहते हैं राणा प्रताप महान, रानी दुर्गावती महान, रानी कमलापति महान, बिरसा मुंडा भगवान, कांटिया मामा महान, भीमा नायक महान। कांग्रेस कैसे मुगल महान कहती है? इसका उत्तर देते हैं आज। चलिए योगेश जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस में जिन आदिवासी और महान नेताओं का नाम लिया, कांग्रेस ने कब महान नहीं कहा और किया कांग्रेस ने अनुसरण किया? अरे किसने बताया? जवाब सुन लीजिए, फिर मैं जी देखिए, मनोज जी, मतलब आप सोचिए, होना चाहिए, जिस विषय पर डिबेट होना चाहिए, राहुल गांधी ये हिंदुत्व पर यदि बात करना चाहे तो मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। अरे कर लीजिए योगेश जी, मैं चुनौती दे रहा हूँ। राम पर बात हो रही, राम पर बताइए, मुगल महान के कौन? रानी लक्ष्मण, रानी दुर्गावती महान के, रानी कमलापति महान के, महाराणा प्रताप महान? इसका उत्तर दे दीजिए आप। सलमान कांग्रेस ने दुर्गावती महान, कमलापति महान कांग्रेस ने कब नहीं कहा? कब नहीं कहा ये बताइए आप। क्या बताइए? बिरसा मुंडा महान, कांटिया भील महान, राहुल गांधी कांटिया भील महान, और अम्बेडकर की चीज से आप भ्रम करते। अरे योगेश जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने जो कहा आप उससे सहमत है या नहीं? राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं। ले जाते। चलिए, आप हिंदुत्व को भ्रष्ट करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, मैं आपके हिंदू और सनातन धर्म को भ्रष्ट करने को तैयार हूँ। सनातन धर्म सर ये नहीं कहता, वो शांति से चलने की बात करता, शांति से बात कीजिए आप। डिबेट के विषय से ही हटा देते हैं। आपको डिबेट करना नहीं आता, आप डिबेट करना जानते नहीं, आपको मालूम नहीं है क्या डिबेट क्या बोलते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, दोनों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप डिबेट का क्या आधार था और आप किन बातों पर बातचीत करने लग गए? योगेश जी, अब आदिवासी विकास की तो बात करनी है। चलिए सुन लेते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आप दोनों को सुन रहे हैं और बात राम से जोड़कर आदिवासी की, क्योंकि राम वनवासी रहे, ये आप और हम सब जानते। 14 साल उन्होंने वनवास में बिताए, लेकिन बहुत ही एक चतुराई के साथ यह कहा जाए या रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन को बड़ा करना चाहती है, मुद्दा यही है कि क्या ये लाइन अब चलेगी? और यदि कांग्रेस इस तरह आरोप प्रत्यारोप, पुरानी चीजें, होना चाहिए, विपक्ष है, उसका मुद्दा उठाना उसका धर्म बनता है, लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? जी मनोज जी, अगर हम ट्राइबल्स के हैबिट्स को पढ़ते हैं जी, आप कहीं भी पढ़ेंगे,
उनको सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम होता है तो वो जल, जंगल और अपनी जमीन जी। और उनका जो धर्म होता है वो उनका कल्चर, उनका धर्म होता है। वो धर्म को बेसिकली जो आदिवासी है, बिल्कुल जो जंगल में रहता है, वो धर्म को नहीं समझता। वो उनकी जो देवी है, जो परंपरागत देवता है, बेसिकली वो भगवान शिव के या देवी के उपासक होते हैं। मैं आपको बताऊं, उनका रूप अलग होता है। वो ना राम को समझते हैं, ना वो श्री कृष्ण को समझते हैं। भले ही जो जब शहर ग्रामीण से शहर की तरफ आए हैं तो उन्होंने राम और कृष्ण सर इसीलिए तो समझा। बिरसा मुंडा जी को चुना, लेकिन ये सर, बात वो पक्की है, सनातनी उनको है, जी। कल्चर से बेहद जी। बहुत अति का प्यार होता है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, उनको जगाने के लिए रानी कमलापति जो भोपाल की रानी थी, उसको ज्यादातर लोगों ने कहां जान पाया। आपको पता, बिरसा मुंडा केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में उनका एक जन्म हुआ और वहीं पर उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। लेकिन भाजपा में शक्ति है कि आदिवासियों को जगाने के लिए उन्होंने दो लोगों को कितना बड़ा आइकन बना दिया और उस आइकन को गांधी जी, अंबेडकर जी और पटेल के बराबर में ला दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा की इस मामले में तारीफ करना चाहिए कि वो अगर किसी को आकर्षित करने के लिए एक ऐसे स्टेप लेती है, किसी विशेष वर्ग को सम्मान देने के लिए अगर स्टेप लेती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस को इससे सबक लेने की आवश्यकता है। इसमें क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनको सम्मान देने का प्रयास किया। आप भी, आपके साथ वो वोटर रहा, आपने उसका हमेशा आपको वोट दिया, लेकिन आपने भी उसका उपयोग कुछ समय से क्यों करना बंद किया? आप उनकी अंदर की बात को जगाते और वो आपके साथ आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी दोनों हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, हर पार्टी का प्रयास होता है कि किसी भी स्ट्रेटजी से उस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना। अगर शिवराज सिंह जी ने, मोदी जी ने यहां पर भोपाल में आकर, आप एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं, मोदी जी इस कार्यक्रम में अगर आए हैं, उसके पीछे केवल मध्य प्रदेश टारगेट नहीं है, उसके पीछे पूरा देश का आदिवासी टारगेट है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में कांग्रेस को भी अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उस वक्त में, जब वो सत्ता में रहे, तो इस वर्ग के उत्थान के लिए क्या किया। उन्होंने फिर ये जवाब तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, सभी को देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हम उन पिछड़े जिलों को 112 जिले जो है। बिल्कुल सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने राम से वनवास की तरफ चले गए, क्योंकि राम वनवासी हुए। उन्होंने 14 साल वनवास में बिताया और वनवासी जब हुए तो आदिवासी के साथ भी रहे होंगे और बहुत ही एक अलग तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन राम की जो परिकथा या जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा है, उसको वो लोग समझ पाएंगे। प्रयास यही है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 2018 में चुनाव के परिणाम कुछ अलग कह रहे थे और वो चिंता बढ़ाते हैं। और देश की राजनीति की एक नई शुरुआत यदि मध्य प्रदेश से करते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं सियासत दिखाई देती, क्योंकि आदिवासी का एक बड़ा वर्ग है और 22% वर्ग यदि नुकसान पहुंचाता है तो फिर चिंता भी आती है और उसी चिंता पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चली। लेकिन कांग्रेस के पास इसकी क्या काट होगी, ये दिलचस्प है। मुझे